इतनी आसानी से इस शर्त को नहीं मानेगा। अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब, दो चीजें आ गई अब निकल कर। एक तो एम्बेसडर दयाल जैसा कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने वाली जो बात है, जो प्रस्ताव में है, वो उसको शायद ईरान ना माने। और दूसरी चीज कि मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, चूंकि आप अमेरिकी प्रशासन को काफी करीब से देखते हैं, ट्रंप की नीतियों को काफी करीब से देखते हैं, ये ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान किया और ऑपरेशन फ्रीडम को शुरू भी नहीं किया, अचानक से युद्ध विराम का ऐलान कर रहे हैं, वजह क्या रही होगी? लक्ष्मण जी, पहले तो आपने मुझे इतने बड़े महारथियों के साथ पैनल में बिठाते हैं आप, और खासकर प्रभु दयाल जी जो एक तरह के, मैं कहूँगा कि डिप्लोमेसी के एरिया में माइक टाइसन हैं, आप उनके सामने मुझे खड़ा कर देते हैं। उन्होंने हरमोज की बात की तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज ये कहता है कि जो जितने भी स्टेट्स हैं, टोटल मेरे ख्याल यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से 200 के करीब स्टेट्स हैं, जिसमें 9 मेजर हैं, और 9 में से भी जो 2 मेन जो हैं जिसमें से ज्यादा नेविगेशन होता है, वो 2 स्टेट्स हैं। और उसमें बड़ा क्लियर कहता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अंदर कि जो स्टेट्स हैं किसी भी कंट्री के अंदर जो पड़ती हैं वो उस कंट्री की मालकियत नहीं है, बल्कि वो नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरनेशनल मानी जाएंगी। मैंने जैसे बोला, मैं प्रभुदयाल जी के सामने जो है वो, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज को ज्यादा ध्यान से देखिए, और खासकर जो उसका आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38 बड़ा क्लियरली कहता है कि ये जो स्टेट जितनी भी हैं वो नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल टेरिटरीज, इंटरनेशनल वाटर्स माने जाएंगे। तो अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब, एक मिनट, आनंद आहूजा से एक मिनट, जरा इशारा कर रहे हैं आप, शायद आपकी बातों से सहमत नहीं है एम्बेसडर दयाल। एम्बेसडर दयाल संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, फिर आनंद आहूजा साहब के पास आता हूं मैं। अरे लक्ष्मण जी, यूनाइटेड नेशंस चार्टर की तो धज्जियां उड़ गई। क्या यूनाइटेड नेशंस चार्टर अलाउ करता है कि आप किसी कंट्री पे अटैक कर दें विदाउट यूएन अप्रूवल? नहीं करता। तो ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर कर तो कहीं का नहीं रहा, और इसी वजह से अगर यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ सी उसको नहीं माना जा रहा, और ईरान कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा कंट्रोल करेगा और टोल लगाएगा, हर तरह से ट्रैफिक को बंद करेगा, तो फिर देखिए ये तो वही हुआ कि ना हम आप यूनाइटेड नेशंस को मानेंगे ना आप मानेंगे, तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर कहाँ का रहा? मेरे विचार में अब ये सिचुएशन बहुत सीरियस है, और हालांकि ये बहुत अच्छा होगा कि अगर इस पे एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन बस मेरा ये कहना है कि इतना आसान नहीं है इन शर्तों को ईरान को मनवाना और युद्ध को बंद करना। मैंने पहले इतना आसान नहीं है लक्ष्मण जी, मैंने पहले कहा था कि प्रभु दयाल जी हैं वो माहिर हैं, उन्होंने बात को कैसे घुमाया है। ऐसे तो अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन कितना इफेक्टिव है, या हम ये बात कर रहे हैं हरमुज की। अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे तो कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन में 75 सालों से फंसा हुआ है। हम मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हरमुज जो है, जैसे बाब अल मंदेब एक स्टेट्स है और हरमुज, ये 2 मेजर जो हैं स्टेट्स हैं। अगर बाब अल मंदेब जो है वो इंटरनेशनल टेरिटरी मानी जा रही है, तो हरमुज जो है वो इंटरनेशनल टेरिटरी क्यों नहीं मानी जा रही है? बड़े आपके सुलझे हुए पैनलिस्ट बैठे हैं, ये मुझे थोड़ा एजुकेट कर देंगे इस मामले में कि हम इस वक्त मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि यूनाइटेड नेशंस कितना सक्सेसफुल है या नहीं सक्सेसफुल है, या मुद्दा ये है कि हरमुज जो है वो अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लैंड ऑफ सी में पड़ता है या नहीं पड़ता है? आंसर इज वेरी सिंपल, यस और नो। हम उसको घुमा क्यों रहे हैं? दूसरी चीज जहां तक आ रही है यूरेनियम के बाद, उसको एनरिचमेंट की बात आ रही है। मैंने आगा साहब ने एक बात कही कि 60% के ऊपर जो है उस पर बम नहीं बनाया जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि 60% में बनाया जा सकता है या नहीं है, उस पर भी एक्सपर्ट की डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि उससे छोटे 10 जो है न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं, लेकिन आगा साहब बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं और मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं इस मामले में। ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक जो मुद्दा अड़ा हुआ है, वो मुद्दा सिर्फ 2 चीजों पे अड़ा हुआ है। एक चीज ये है कि जो एनरिच जो यूरेनियम है वो किसको हैंड ओवर किया जाए। जहां तक यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि ईरान ये कहता है कि मैं ये 60% जो एनरिच यूरेनियम है वो मैं रशिया को हैंड ओवर करने को तैयार हूँ, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सेप्टेबल नहीं है। और रशिया भी इस मामले में
इसको एग्री करता है कि मैं इसको रखने को तैयार हूँ। दूसरी चीज़ जो मामला अड़ा हुआ है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, 2 एक्सपीरियंसेस हैं। एक लीबिया का एक्सपीरियंस है, ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेके, और दूसरा नॉर्थ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया के मामले में यूनाइटेड स्टेट थोड़ा लिबरल रहा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने आज न्यूक्लियर बम बना लिया है। लीबिया प्रोफेसर के स्वर्ण सिंह मामले साहब आ में रहा हूं आपके पास। उस लीबिया में उन्होंने पूरा का पूरा जितना भी उन्होंने एनरिच किया था वो सारा टेक ओवर कर लिया है। अब मामला ये है कि अगर आज ईरान के पास जब न्यूक्लियर बम नहीं है, तो उसने इतना खलीफा, इतना गुंडागर्दी मचाई हुई है, अगर उसके पास न्यूक्लियर बम को आ जाता है तो क्या करेगा? प्रभु दयाल जी ने बात की कि इजराइल के पास है। क्या इजराइल ने आज तक न्यूक्लियर बम कहीं इस्तेमाल किया है? लेकिन अगर ईरान के पास आ जाता है, तो ईरान से खतरा किसको है? अरब कंट्रीज को है। ईरान से खतरा किसको है? इंडिया से है। ईरान से खतरा इतना पाकिस्तान को नहीं है। हम भूल जाते हैं बार-बार कि इंडिया में अभी भी ये बहुत सारा एलिमेंट है जो प्रो आईएसएस और प्रो जो है खतरा तो आनंद आहूजा साहब खतरा तो उस देश से भी है जिस देश ने सबसे पहले और सबसे आखिरी देश था जो उसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। खतरा तो वहां तक भी जा सकता है। लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह एक मिनट से ये 30 सेकंड हर जगह जाता हूँ और यही एग्जांपल देते हैं। प्रभु दयाल जी ने भी इस बात को कई बार कहा कि किसने किया? अमेरिका ने किया। आप बताइए पिछले 50 सालों में, 60 सालों में, 70 सालों में अमेरिका ने क्या दोबारा किया उसको? आप बार-बार अमेरिका का एग्जांपल देते हैं। तो नहीं किया। नहीं, किसी और देश ने तो नहीं किया। मैंने कब कहा? ये तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं। मैंने कब जिक्र किया? नहीं, मैं तो सिर्फ इजराइल की न्यूक्लियर वेपन की बात। आज अम्बेसडर दयाल साहब आपको निशाने पर रखे हुए हैं, अटॉर्नी साहब। ठीक है, मैं आऊंगा जरा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब कुछ बोलना चाहते हैं बहुत देर से। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब कुछ बोलना चाहते हैं बहुत देर से। अच्छा, सबसे पहले तो आनंद आहूजा जी कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन और लॉ ऑफ द सीज जो है वो क्या कहता है। मजेदार बात यह है कि ना यूनाइटेड स्टेट्स ने और ना ही ईरान ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया। दोनों देश ही इस कन्वेंशन को नहीं मानते हैं। तो अब किस तरह से उसको लागू करेंगे वो आनंद आहूजा जी बताएंगे शायद। दूसरी बात, यहाँ तक ये एनरिच्ड यूरेनियम का एक मुद्दा है अमेरिका और ईरान के बीच में। दो चीजें उस पर समझना जरूरी है। पहले तो इस तरह के माहौल में जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से जो देश हैं वो इतनी बड़ी बड़ी मांगे रखते हैं कि उनको लगता है कि 100 की मांग करेंगे तो शायद 50 या अच्छा हुआ तो 55% हमारी मांगे जो है मान ली जाएंगी। दूसरी बात ये कि 60% एनरिचमेंट कर लेना ये नहीं उसका मतलब कि उन्होंने बम बना लिया है। जैसे पहले कहा गया, कमर आगा साहब ने कहा कि वो 97% के एनरिचमेंट की जरूरत पड़ती है उसके लिए, और उसके बाद भी फिर केवल आप यूरेनियम की को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको किस तरह से मिसाइल पर फिट करेंगे, किस तरह से वो डेटोनेट होगा, कितनी दूर तक जाएगा वगैरह वगैरह, वो बहुत मुश्किल चीजें हैं। ऐसा नहीं कि ईरान वो नहीं कर सकता, पर ऐसा भी नहीं कि 60% थोड़े से वो बम बनाने में एकदम काबिल हो गया है। उसको लेकर ईरान ने खुद कहा है, जैसे कहा गया, जो आप देखें 2015 का जो JCPOA था उसमें ईरान मान चुका है कि वो इसको डाइल्यूट करके 3.67% जहां वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वहां तक उसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करेगा। और यदि इतना डाइल्यूट करेगा तो उसको अगले 10 साल तक एनरिचमेंट की जरूरत नहीं है, इतना उसके पास न्यूक्लियर फ्यूल होगा। इस युद्ध के दौरान ईरान से ये भी बात हुई कि वो शायद ये जो अपना एनरिच्ड यूरेनियम है वो रूस को देगा, और रूस ने भी माना कि हम उसको लेकर डाइल्यूट करेंगे। और रूस दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है ये न्यूक्लियर फ्यूल का। यहां तक कि आनंद आहूजा साहब समझते हैं कि अमेरिका भी रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। तो वो संभव है कि रूस वो लेकर उसको डाइल्यूट कर सकता है। इस तरह की कोई आपस में समझ बन सकती है, संधि भी हो सकती है वगैरह वगैरह। तो ये जो दोनों तरफ से एक तरह से गीदड़ भभकी देने का एक तरीका है, वो एक पोस्चरिंग है। दरवाजे के पीछे क्या बात होगी, किस तरह से आपस में समझ बनेगी, वो बात की बात है। पर इस वक्त जो पिछले मैंने कहा 3 सप्ताह में
हॉर्मुज पर जो काबू किया है ईरान ने, उसको लगता है कि शायद उसको न्यूक्लियर परमाणु अस्त्रों की जरूरत नहीं है। उसके पास एक ऐसा तंत्र आ गया है जिससे वो पूरे क्षेत्र को अपने काबू में कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है वो उसको आसानी से नहीं छोड़ेगा। और यहां तक बात परमाणु अस्त्र बनाने की है, तो इतनी जो विध्वंस हुआ है अमेरिका की तरफ से ईरान में, तो वहां कम से कम जनता में ये भावना और भी सुदृढ़ हुई है कि ईरान को परमाणु अस्त्र बनाने चाहिए। और आखिरी बात कि यदि आप देखें कि पिछले 80 वर्षों में किस देश ने सबसे ज्यादा सैन्य बल का इस्तेमाल किया है, दुनिया भर में जाकर विनाश किया है, और किस देश पर अंकुश लगाने की आज जरूरत है, वो मुझे लगता है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो एक ही देश है। आनंद आहूजा जी उस देश से हैं और अच्छे से उसको जानते हैं। तो किस पर अंकुश लगना चाहिए ये अपने आप में एक विपास एकदम डिबेटेबल है। चूंकि मैं तो जा रहा था ब्रेक पे, लेकिन आनंद आहूजा पे आपने टॉस कर दिया। तो आनंद आहूजा साहब संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। मैं सिर्फ आपके पैनलिस्ट से एक सवाल पूछना चाहूंगा। पहली चीज कि आप पे जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसका जो है जन्मदाता कौन है? क्या पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ही ईरान के अंदर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को एस्टेब्लिश नहीं किया है? और अगर किया है तो आप हिंदुस्तान में रहते हुए ईरान से कितना अपने आप को महसूस करते हैं? दूसरी चीज आपने कहा कि चाइना यूएसए के ऊपर जो है अंकुश लगाना चाहिए। अगर आप यूएसए पे अंकुश लगाते हैं तो आप चाइना को एक सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हिंदुस्तान में रहते हुए चाइना को सुपर पावर बनते हुए अपने आप को कितना सेफ महसूस करते हैं? ये मेरा सवाल आपके सारे पैनलिस्ट से हैं। अगर आप मुझे इसका जवाब दे देंगे तो मैं नहीं, बिल्कुल आपके दोनों सवालों का जवाब मिलेगा। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो आपके दोनों सवालों का जवाब अपने बाकी जो हमारे 4 पैनलिस्ट हैं उनसे मिलूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं।